हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 14 मार्च से 20 मार्च 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इस साल का बजट भी आया है तो उस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान खेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए किस खिलाड़ी को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो ये हैं स्मृति मंधाना। इसके बाद शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2021 में कितनी रेस जीती हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। इसका बाद वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये हैं किलियन एम्बाप्पे। इसके बाद इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 100 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं पूछ रहा है, तो यहाँ पे है मोहम्मद अजहरुद्दीन, इसका राइट आंसर है। बाकी सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इन तीनों ने ही भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश FIH प्रो लीग 2022 का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इसके बाद अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी पीट सैम्प्रास ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 यानी कि 14। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मर्डेका स्टेडियम किस देश का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है? तो जो मर्डेका स्टेडियम है ये कहाँ पे है? ये है मलेशिया में। फिर रंगास्वामी कप भारत में किस खेल का एक प्रतियोगिता है? तो जो रंगास्वामी कप है ये प्रतियोगिता है आपकी हॉकी की। इसके बाद भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1934 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगमोहन डालमिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमदेव देववर्मन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेटर एमी हंटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश के लिए खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। फिर है, वर्ष 2011 में किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। इसके बाद है, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। फिर है, वर्ष 2008 में IPL का पहला सीजन किस टीम ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौरभ घोषाल। फिर है, वर्ष 2018-19 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो खो खो है इसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसका बाद वेस्ट इंडीज़ ने कितने बार ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट और स्टेलमेट टर्म किस खेल से संबंधित है? तो ये जो दोनों शब्द हैं गैम्बिट और स्टेलमेट, ये संबंधित है आपके शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष ऐसे सीरीज़ में इंग्लैंड को किस अंतर से हराया है? तो इसका राइट आंसर है 4-0। और आखिरी क्वेश्चन है, राफेल नाडाल ने कितने बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। इसका देखिए, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 213 में वर्णित है। और दूसरा कथन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में वर्णित है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति एवं अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, क्षमादान अनुच्छेद 161 में वर्णित है और अध्यादेश 213 में वर्णित है।
अपोजिट दिया ऑप्शन में, इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, दोनों कथन आपके गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं तो कौन कौन से हैं, ये जो 3 नाम दिए हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए श्री पट्टाभी सीतारामैया और श्री केसी रेड्डी, ये राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा श्री पीवी दीक्षित नहीं रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किन्होंने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए श्री भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी, श्री भगवत दयाल शर्मा, इन्होंने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था। तो जब भोपाल गैस कांड हुआ था उस टाइम पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे आपके श्री KM चांडी। ठीक है, KM चांडी इसका राइट आंसर है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था ये आप याद रख सकते हैं। तो भोपाल गैस कांड हुआ था 2 और 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है डेट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए जब विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ये थे श्री दिग्विजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं। यहाँ पे देखिए फिर से 3 नाम दिए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों में से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं। यहाँ पे देखिए श्रीमती जमुना देवी और श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये जो 2 नाम दिए हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, ये अभी तक उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पे देखिए संस्था दी हुई है और आपको बताना है कि कहाँ के जो संस्था है, किस संस्था में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद है, राज्य योजना मंडल है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, इन चारों ही संस्थानों में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की नई विधानसभा इंदिरा गांधी विधान भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन हुआ था 3 अगस्त 1996 में। ठीक है, 3 अगस्त 1996 में। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल शर्मा जी, उनके द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई विधानसभा इंदिरा गांधी विधान भवन के निर्माण कार्य को तीव्र गति से करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी। तो इसके लिए जो समिति गठित की गई थी इसका नाम था साधिकार समिति। ठीक है, साधिकार समिति इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है श्री PC शर्मा जी। PC शर्मा जी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में लोक लेखा समिति के, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। दूसरा कथन है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और तीसरा कथन है, वर्तमान में श्री M गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव हैं। तो आपको बताना है कि जो 3 कथन दिए गए हैं तो कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से सही है और तीसरा कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्तमान में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस जी हैं। ठीक है, श्री इकबाल सिंह बैंस जी प्रेजेंट में यहाँ के सचिव हैं और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ M गोपाल रेड्डी जी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके जस्टिस रवि मलिमठ जी। जस्टिस रवि मलिमठ, ये आपका राइट आंसर है। इसका देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके 2 कथन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई और उसी समय इंदौर एवं ग्वालियर में खंडपीठ की स्थापना की गई। दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे दूसरा कथन पूरी तरह से सत्य है और पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी, लेकिन खंडपीठ जो है इसकी स्थापना वर्ष 1968 में इंदौर एवं ग्वालियर में की गई थी। ठीक है, इंदौर एवं ग्वालियर में कब की गई थी? 1968 में। लेकिन आपको ऑप्शन में दिया है 1956 में ही ज्ञानपीठ की भी खंडपीठ की भी स्थापना की गई थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा कथन जो है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखिए नीचे, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पे 1986 पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आप ईयर भी याद रख सकते हैं, 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243I। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 1962। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर आपको याद रखना है, 1962 इसका राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको फिर से दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा कथन है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमें बताना है कि जो दो कथन दिए हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा कथन आपका सत्य है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है पहला कथन? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एवं उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243ZD। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और दूसरा कथन है, नगरीय निकाय में 1/4 महिला सदस्यों की आरक्षण का प्रावधान है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे आपका सत्य है। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत है दूसरा कथन? क्योंकि कुछ राज्यों में नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, हालांकि अधिनियम में 1/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपका जो दूसरा कथन है इसलिए गलत हो जाता है। 1/3 महिला सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ऑप्शन में 1/4 दिया हुआ है, इस कारण से दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा कथन। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको 4 प्लेसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बोरगांव है जो कि छिंदवाड़ा में है और बाबई है जो कि होशंगाबाद है, इन दो जगहों पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, बोरगांव छिंदवाड़ा में है और बाबई होशंगाबाद में है, ये इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है आपका सतना में। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी लघु उद्योग के विकास के लिए, और कब की गई थी? 1961 में। ये भी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी सतना में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोका कोला कंपनी का 750 करोड़ रुपए लागत का प्लांट प्रस्तावित है? तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑप्शन है आपका बाबई, जो कि होशंगाबाद में है। यहाँ पे कोका कोला कंपनी का 750 करोड़ रुपए लागत का प्लांट प्रस्तावित है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जावरा शुगर मिल, जो कि रतलाम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल है, तो रतलाम में जावरा शुगर मिल है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल थी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं? इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ये शुरू कब हुई थी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1934 में शुरू की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, ईयर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग केंद्र सुमेलित नहीं है, कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे पीथमपुर धार, मंडीदीप भोपाल, प्रतापपुरा निवाड़ी और मालनपुर मुरैना। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दो है, मंडीदीप भोपाल, ये गलत है। ठीक है, मंडीदीप और भोपाल ये गलत हो गया आपका, और मालनपुर मुरैना ये भी आपका गलत है। बाकी के पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं, दूसरा और चौथा गलत सुमेलित हैं। ठीक है, तो सही चीज़ बता देता हूँ, मंडीदीप जो है, मंडीदीप आता है रायसेन में, और जो मालनपुर है ये मुरैना की जगह यहाँ पे भिंड होगा। ठीक है, तो मालनपुर जो है भिंड राइट आंसर है, और मंडीदीप रायसेन राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे आप सामान्य ज्ञान के कुछ और क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ये दी जाती है ललित कला में। इसके बाद है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है? तो यहाँ पे आप काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। सबसे पहले तो ये उपन्यास का नाम याद रखिए, मृगनयनी। उसके बाद किसका ये उपन्यास है, उनका नाम आप याद रख सकते हैं, वृंदावन लाल वर्मा, उनका उपन्यास है मृगनयनी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया गया है? तो ये एक और क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है राजा मानसिंह। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहे हैं, एक तो उपन्यासकार का नाम, दूसरा उपन्यास का नाम, और तीसरा किस राजा का चरित्र चित्रण है? तो ये आंसर है राजा मानसिंह। इसके बाद है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर है जैन मत। इसके बाद है, भारतीय रंगमंच में यावनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है यूनानियों ने। इसके बाद है, यहाँ पे देखिए 4 दिए गए हैं आपको ऑप्शन, इसमें से आपको बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, फिर है किरात अर्जुनियम, भारवी, इसके बाद है दश कुमार चरित्र, दंडनी, और इसके बाद है मच्छ कटिकम, जो कि दिया है शूद्रक। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति वाला मैच है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से तो एक तरफ प्रदूषक है और एक तरफ दिया गया है उससे होने वाली बीमारी का नाम। तो देखिए, पहले है पारा, जिससे होने वाली बीमारी दी गई है मिनमाटा बीमारी, फिर है कैडमियम इटाई, फिर है नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, फिर है फ्लोराइड आयन जिससे होता है अपच। तो जो आपका यहाँ पे गलत है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फ्लोराइड आयन और अपच, ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। नेक्स्ट है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन। ठीक है, किण्वन आपका राइट आंसर है। इसके बाद है, निम्नांकित में से हांसा 2 किसका नाम है? तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक प्रशिक्षण यान आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक प्रशिक्षण यान है, इसका नाम है हांसा 2 या हांसा 2। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति।
इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्न में से किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा के बारे में यह कहा गया है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा भोज। फिर है 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है गंजन सिंह। इसके बाद है भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, तो इसका राइट आंसर है थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है, तो जो ग्रेन फॉर ग्रीन योजना है ये है एक वानिकी योजना। अगला क्वेश्चन है नंदीशाला योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर है आपका नस्ल सुधार के लिए बेहतर आनुवांशिक क्षमता के सांड का उपयोग करना। इसके बाद है पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप है, तो ये उज्जैन के पास है। नेक्स्ट है माडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सीधी और सिंगरौली। इसके बाद है मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 6। इसके बाद है तैमूर लंग के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था, तो समय शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद है नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो ये सतलज नदी पे है। इसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। नेक्स्ट है नारंग कप किस खेल से संबंधित है, तो नारंग कप संबंधित है बैडमिंटन से। इसके बाद है जंगली सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जंगली सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है इसे कहते हैं ग्लाइसिन सोजा, ग्लाइसिन सोजा। इसके बाद है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपने सुना होगा नीति आयोग। ओके, नीति आयोग इनके द्वारा जारी की जाती है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली निम्न में से किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के तट से किया है अभी रिसेंट में, तो इसका राइट आंसर है प्रलय। और आखिरी क्वेश्चन है निम्न में से किसने टोक्यो पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है, तो इसका राइट आंसर है अवनी लखेरा। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का 2022-23 का बजट कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले तो वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने भोपाल में स्थित विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है, तो यहाँ पे आपको वित्त मंत्री जी का नाम याद रखना है, जगदीश देवड़ा जी। दूसरी चीज़ विधानसभा कहाँ है, भोपाल में है, ये याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है ये देखते हैं। तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 13,000 शिक्षक और 6,000 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 4 महानगरों में यानी कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में IT पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को माइनिंग विधा में पारंगत करने के लिए सिंगरौली जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की जानी है, तो सिंगरौली याद रखिएगा। इसका सिंचाई क्षमता का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री जी ने बताया है कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रदेश में वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक का। इसके अलावा बजट में केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए 8,590 करोड़ तथा सड़कों के संधारण के लिए 2,443 करोड़ यानी 2,443 करोड़ रुपीस का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी गांवों के हर घर को नल से जल प्रदान किया जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पे 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा प्रदेश में सीएम राइस योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए बजट में 1157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा डेट याद रखिएगा, डेट आपको याद रखनी है कि 9 मार्च 2022 को ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 9 मार्च 2022, ये आपको डेट भी याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं पिछले हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे ने एक तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तकनीक का नाम है कवच। ठीक है, तो कवच है क्या, देखिए एक ही ट्रैक पे अगर अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही हैं, ठीक है, तो ट्रेनें जब पास में आ जाएंगी तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ये टेक्निक थी जिसको नाम दिया गया है कवच। इसका हाल ही में अभी सफल परीक्षण किया गया है। तो इस परीक्षण के दौरान 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आमने सामने आ रही थी और लगभग उनके बीच में जब 380 मीटर की डिस्टेंस बची तब उन पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया और ट्रेन आपस में रुक गई। इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। अगर गलती से एक ही ट्रैक पे ट्रेन आमने सामने आ रही हैं तो ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। तो इसी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है कवच। इसका देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने विदेश में एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करने वाले विद्यार्थियों को अगर वो देश में इंटर्नशिप करने आते हैं, देश में इंटर्नशिप करते हैं, तो उन्हें इंटर्नशिप की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। तो भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक एडवांस वर्जन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और इसका जो परीक्षण किया गया है ये आईएनएस चेन्नई से किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, आईएनएस चेन्नई से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, इंडियन रेलवे की न्यूज़ है। तो भारतीय रेलवे ने माल भाड़े में होने वाली जो आय है, जो माल भाड़े से वहाँ पे आय होती है, उसको बढ़ाने के लिए खनिजों की बहुतायत वाले इलाकों में रेल नेटवर्क को जोड़ने की योजना बनाई है। ठीक है, तो जो मालगाड़ियाँ चलती हैं उनके भाड़े से जो भी इनकम जनरेट होता है इंडियन रेलवेज़ के लिए, उसको इंडियन रेलवेज़ बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने जो भी बहुतायत वाले इलाके हैं उनको रेल नेटवर्क से जोड़ने का योजना बनाया है। तो इसका एक मिशन का नाम दिया गया है और इस मिशन का आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है मिशन हंगरी फॉर कार्गो। मिशन हंगरी फॉर कार्गो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका बाद केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस योजना को जारी रखने के लिए अभी रिसेंट में 3274.68 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये भी एक यहाँ से न्यूज़ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका जो गठन था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का, इसके गठन की बात की गई थी अभी 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था उस पर, और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने इसके गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद है यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की जो कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा होती थी उसको लेके न्यूज़। तो पहले लेवल 1 पे 2 परीक्षाएं होती थी और अभी हाल ही में रिसेंट में डिसाइड किया गया है कि भारतीय रेलवे में जो ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा होती थी लेवल 1 की, उसमें अब एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले 2 होती थी और अब 1 होगी। इसका देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे, इनका नाम आपको याद रखना है, श्री नारायण राणे, इन्होंने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 लॉन्च किया है। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 और इसके साथ ही एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, ये 2 चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की हैं, शुभारंभ किया है इसका। तो ये आपको याद रखनी है, एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 और एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डे है, 15 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो भी कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उनके अधिकार के बारे में उनको जागरूक करने के लिए। इसके अलावा जो कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, मिलावटी सामग्री का वितरण किया जाता है और जो भी रेट फिक्स है उससे ज़्यादा प्राइस पे सामान को बेचना, इस टाइप के जो भी गलत काम किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक बनाने के लिए और किस तरह से वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं उपभोक्ता, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए हर साल
15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आपको डेट याद रखनी है, 15 मार्च को मनाया जाता है ये। इसके बाद देखते हैं कौन कौन चर्चा में रहे पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच एक इम्पॉर्टेंट नाम है, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, पहले यहाँ के चेयरपर्सन थे अजय त्यागी जी, इनकी जगह बन गई हैं माधवीपुरी बुच जी नई चेयरपर्सन सेबी की। तो आपको इनका नाम याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से बात करते हैं तो इसके बाद हरियाणा की न्यूज़ है। यहाँ पे एक भैंस है, ठीक है, भैंस का नाम है रेशमा। ठीक है, भैंस का नाम है रेशमा। इसने 33.8 लीटर दूध दिया है रिसेंट में, और इसके कारण इसने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हरियाणा के कैथल में बूढ़ा खेड़ा गाँव में है ये भैंस, और जिसके पास ये भैंस उस किसान का नाम है नरेश। ठीक है, तो नरेश की मुर्रा नस्ल की भैंस है, भैंस का नाम है रेशमा। इसने दूध दिया है 33.8 लीटर और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अमेरिका की न्यूज़ है। यहाँ पे एक टॉल बोट है, ठीक है, तो 85 साल पुरानी है ये टॉल बोट। फ्लोरिडा में रखी हुई थी, 1937 में बनाई गई थी ये। तो इसको हाल ही में नीलाम किया जाना है, और इसकी जो कीमत है, कीमत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 75 करोड़ रुपए में बिकेगी। ठीक है, इसके बाद है घान एक्सप्रेस। ठीक है, घान एक्सप्रेस, तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफ़र तय करती है। तो ये दुनिया की सबसे शानदार और सबसे लंबी रोमांचक ये रेलगाड़ी है जिस पे आप यात्रा कर सकते हैं, और इसके लिए हाल ही में बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेन का नाम है घान एक्सप्रेस, और ये ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर तक की ये यात्रा पूरी करती है। इसमें लगभग 40 डिब्बे लगे हुए हैं, और इस एक्सप्रेस का नाम घान, इसके पुराने नाम अफगान एक्सप्रेस का संक्षिप्त रूप है। मतलब कि पहले इसका नाम था अफगान एक्सप्रेस, और अफगान से आफ हटा के लास्ट में बचा घान, तो अफगान एक्सप्रेस से अब इसका नाम बदल कर घान एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसके बाद है लॉरी मॉर्गन। ठीक है, तो वेल्स के एक टेलीविज़न चैनल की होस्ट हैं ये लॉरी मॉर्गन। इन्होंने हिरवान में जिप वर्ल्ड टावर पर जिप वायर की सवारी करके अपने राष्ट्र वेल्स का विशाल झंडा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इनका नाम आपको याद रखना है लॉरी मॉर्गन। तो झंडे का जो आकार था ये था 1091.46 वर्ग फीट। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ा झंडा फहराकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद है केटनजी ब्राउन। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त हुई हैं केटनजी ब्राउन, और क्योंकि ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। नाम याद रखिएगा, केटनजी ब्राउन। इसके बाद है कैलाश कुमार। तो ये पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो पहली बार हुआ पाकिस्तान में कि किसी हिंदू को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। कैलाश कुमार, इनका नाम याद रखना है आपको। इसके बाद है अनास्तासिया लेना। तो ये पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन रह चुकी हैं अनास्तासिया लेना, और हाल ही में आप सभी को पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, तो उसके लिए ये यूक्रेन की सेना में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम न्यूज़ में बना हुआ था अनास्तासिया लेना। ये पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन रह चुकी हैं, और हाल ही में ये रूस के खिलाफ लड़ाई में अपने देश के लिए सेना में शामिल हुई हैं। इसके बाद देखिए नाम है जुनैद कमाल अहमद का। ठीक है, जुनैद कमाल अहमद, ये विश्व बैंक के भारत प्रमुख थे, और इनको हाल ही में मीगा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मीगा यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे MIGA के नाम से जाना जाता है। तो ये अब वहाँ के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बाद है एक टेनिस स्टार सर्गेई स्ताकोव्स्की। ठीक है, सर्गेई स्ताकोव्स्की, ये भी यूक्रेन के टेनिस प्लेयर हैं, और हाल ही में ये भी यूक्रेन की सेना में शामिल हुए हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें यूक्रेन को समर्थन देने के लिए ये भी यूक्रेन में की सेना जो है उसमें शामिल हुए हैं। इन्होंने 2013 में विंबलडन में रोजर फेडरर को हराया था, तभी से ये न्यूज़ में थे। इसके बाद है फेलिसिटी एस। तो ये एक जहाज़ का नाम है फेलिसिटी एस। अभी हाल ही में ये समुद्र में डूबा है ये जहाज़, जिसमें हज़ारों लग्जरी कारें थीं, और उसके बाद ये जहाज़ जो है समुद्र में डूब गया मध्य अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ है,
और इसके अलावा आपको बस इसका नाम याद रखना है, फेलिसिटी एस। आपसे अगर पूछेगा तो जहाज़ का नाम ही पूछेगा। इसके बाद है संजीव कपूर जी, ये जेट एयरवेज़ के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जेट एयरवेज़ के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं संजीव कपूर जी, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे है अमन लेखी, तो ये एएसजी पद से इस्तीफ़ा देंगे। ठीक है, तो सीनियर एडवोकेट अमन लेखी जी हैं, ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, और इन्हें 5 मार्च 2018 को एएसजी नियुक्त किया गया था, और रिसेंट में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन इन्होंने दिया है। इसके बाद यहाँ पे संघाई टावर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे उसे सबसे ऊंचा होने का खिताब मिला है। तो संघाई टावर के 120वीं मंजिल पर ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हेवनली जिन। तो इसको हाल ही में सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट होने का खिताब मिला है। इसकी ज़मीन से ऊंचाई है 1825 फीट। इसके बाद एक बाइक बोट है जो सड़क और पानी दोनों जगह चलेगी। तो ये जो बाइक बोट है इसको जेट ट्रिटॉन इसका नाम दिया गया एक्चुअली में, और इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी चलती हैं। तो इसकी खासियत यही है कि ये सड़क और पानी दोनों जगह चलेगी। और अगर मार्केट में बात किया जाए तो मार्केट में इसकी कीमत होगी लगभग 12 लाख रुपए। ठीक है, इसे डिज़ाइन किया गया है लातविया के एगर्स लाउजिस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत की न्यूज़ है। तो भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के बीच इस लिंक का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद नज़र डालते हैं स्मृति शेष पे। तो सबसे पहले हैं फिल्म समीक्षक और लेखक जयप्रकाश चौकसे, इनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं जनरल रोड्रिक्स। ठीक है, पूर्व सेना प्रमुख थे ये जनरल SF रोड्रिक्स, इनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका नज़र डालते हैं खेल समाचार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भारत और श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज़ है। तो 2 मैचों की सीरीज़ थी। हालांकि आज के अंक में दिया है पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट, जहां पे भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रनों से हराया है। और रिसेंट की न्यूज़ तो ये है कि दूसरा टेस्ट मैच भी पूरा हो चुका है और भारत ने श्रीलंका को 2-0 से हरा दिया है। इस रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे अगले अंक में जब आएगा। फिलहाल इस अंक में पहले मैच का रिजल्ट दिया हुआ है जहाँ पे भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रनों से हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए रविंद्र जडेजा। और इसके अलावा ऑलराउंडरों की सूची में टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले पायदान पे पहुंच गए हैं रविंद्र जडेजा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नाम है सूजी बेट्स। ठीक है, तो ये विश्व कप में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है। अभी रिसेंट में आईसीसी का वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं सूजी बेट्स। इन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इन्होंने महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज़ 1000 रन बना लिए हैं और ये सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके बाद यहाँ पे विश्व चैम्पियनशिप की बात करें बॉक्सिंग की, तो यहाँ पे विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेल दोनों ही जगह से मैरी कॉम ने अपना नाम हटा लिया है। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही विश्व चैम्पियनशिप में ना ही एशियाई गेम्स में। क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, इन्होंने रीज़न दिया है कि ये यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और इसके अलावा ये राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी तैयारी करना चाहती हैं, इस कारण से इन्होंने विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों में ना खेलने का फैसला लिया है। इसके बाद यहाँ पे हॉकी की बात करते हैं, तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह, इनको भारतीय पुरुष ए हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पुरुष के ए हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा सरदार सिंह के जो टीम साथी थे दीपक ठाकुर, ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, इनको महिला ए हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट की एक और न्यूज़ है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलने भारत जाएगा। बीसीसीआई ने इसके लिए हाल ही में रिसेंट में शेड्यूल जारी किया है, जो कि आईपीएल के जस्ट बाद यानी लगभग मिड ऑफ जून, मतलब कि जून के मध्य में ये सीरीज़ शुरू होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज़ होनी है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट नाम है शेन वॉर्न। आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ थी ये। तो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिन बॉलर थे शेन वॉर्न, हाल ही में रिसेंट में इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, शेन वॉर्न।
इसके बाद मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा फेंसिंग में कांस्य पदक जीता है। तो उड़ीसा में आयोजित हुई थी अभी एक चैंपियनशिप, जो कि 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप थी। तो इसमें मध्य प्रदेश के दीपक शर्मा, अरविंद रजक और संजीव कोटिया ने कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके बाद एक न्यूज़ और है, पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीशांत, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसके बाद यहाँ पे बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की अनुबंध सूची जारी की है। तो नया केंद्रीय अनुबंध जारी कर दिया गया है रिसेंट में। तो बीसीसीआई ने A+ ग्रेड में 3, A ग्रेड में 5, B ग्रेड में 7 और C ग्रेड में 10 खिलाड़ियों को रखा है। तो जो A+ ग्रेड के खिलाड़ी हैं इनको 7 करोड़ रुपए, A ग्रेड के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए, B ग्रेड के खिलाड़ियों को 3 करोड़ तथा C ग्रेड के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरी है ये मैंने आपको बता दिया, और ग्रेड के नाम कौन कौन से हैं ये आपको बता दिया, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद MCC से न्यूज़ है, यानी कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि क्रिकेट के जो नियम होते हैं उनकी देखरेख करती है, नियमों में बदलाव करती है। तो इन्होंने क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो मांकड़िंग को अब ऑफिशियल रनआउट माना जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा IPL में जो जॉस बटलर और R अश्विन के बीच में एक वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे बॉलिंग डालने से पहले ही बैट्समैन क्रीज के आगे निकल जाता है, बॉलर उसे रन आउट कर देता है। तो पहले ये ऑफिशियल रन आउट नहीं था, हालांकि आउट माना जाता था, पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस पर। और सबसे पहले इसे भारत की ओर से मांकड़ ने यूज़ किया था, इस कारण से इसका नाम मांकड़िंग पड़ा था। तो अभी हाल ही में जो रिसेंट में यहाँ पे आपके रूल्स में बदलाव किए गए हैं, यहाँ पे मांकड़िंग को एक ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा, ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो गेंद पर लार लगाया जाता था उसको अब हाल ही में कोविड के कारण प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन नए नियमों के बाद अब इसे कंटिन्यू रखा जाएगा और अब गेंद पर लार लगाने के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। इसके बाद कैच आउट का जो नियम था उस पर भी बदलाव हुआ है। तो देखिए, सपोज़ कोई बैट्समैन अगर स्ट्राइक पे है, कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग पे है, तो अगर बैट्समैन शॉट खेलता है और वो कैच आउट हो जाता है, तो अगर दोनों बैट्समैन रन लेने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं कैच लेने के पहले ही, तो जो दूसरा वाला बैट्समैन था, यानी कि जो नॉन स्ट्राइकिंग पे था, वो स्ट्राइक पे चला जाता था, मतलब कि अगली गेंद वो खेलता था। अभी तक ये रूल चलता था, लेकिन नया रूल क्या आ गया है कि जो बैट्समैन आउट होगा, चाहे वो एक दूसरे को क्रॉस करें चाहे ना करें, तो जो नया बैट्समैन आएगा वहीं आप अगली बॉल फेस करेगा, यानी जो बैट्समैन आउट हुआ है उसकी जगह अब नया बैट्समैन ही बैटिंग करने आएगा, बॉल को फेस करेगा। अगर वो ओवर की लास्ट बॉल है तो फिर हो सकता है ऐसा कि जो नया बैट्समैन है वो ऑटोमेटिकली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चला जाएगा और जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था वो स्ट्राइकिंग एंड पे चला जाएगा। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं नियम पे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ सामायिकी पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं। तो आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत रूप से जीत हासिल की है। इसके अलावा गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 40 सदस्यीय सदन में 20 सीटें मिली हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी। और इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने सफलता हासिल की है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद यहाँ पे ई-विल जो सिस्टम है, इसको 8 मंत्रालयों में अभी पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है। धीरे धीरे इस प्रणाली को सारे ही सरकारी विभागों में फैला दिया जाएगा, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी फ़िलहाल 8 मंत्रालयों में इसे लागू किया गया है। तो इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल का जब बजट आया था उस पर, और हाल ही में इसे 8 मंत्रालयों पे लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से जो वहाँ के सरकारी विभाग हैं उनके ठेकेदार या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी खास लाभ की जो मांग होती थी वो होनी बंद हो जाएगी, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि पारदर्शिता आएगी। इसके बाद यहाँ पे एक ड्रोन है जो कि जिसका नाम है मेराज 504। तो ये मेराज 504 आत्मघाती जो ड्रोन है, इसने अभी हाल ही में ईरान ने सबसे पहली बार दुनिया को दिखाया है। तो रूस और यूक्रेन के जंग के बीच ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, और जिसके द्वारा एक आत्मघाती ड्रोन का अभी हाल ही में शोकेस किया गया है, मेराज 504, या फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये 100 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और 2.5 किलो तक विस्फोटकों के साथ ये अपने लक्ष्य तक जा सकता है, वहाँ अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे विश्व बैंक की न्यूज़ है। तो यूक्रेन के और रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रही है,
तो यूक्रेन को हेल्प करने के लिए विश्व बैंक ने वहाँ पे कर्ज और अनुदान को मंजूरी दी है, जिसके तहत 72.3 करोड़ डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी गई है। तो इसमें लगभग 13.9 करोड़ डॉलर की गारंटी और 13.4 करोड़ डॉलर की मोबिलाइजिंग ग्रांट और इसके अलावा 10 करोड़ डॉलर की पैरेलल ग्रांट, इन तीनों को मिला के लगभग 72.3 करोड़ डॉलर की सहायता शामिल की गई है, जो कि विश्व बैंक के द्वारा यूक्रेन को दी जाएगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगले अंक की वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF चाहिए, न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, डेली करंट अफेयर है, वोकैब है, डेली जीके है, तो ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है तो आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।